ससुराल में गरीब बहू का पहला जन्मदिन। मुझे शादी से बहुत डर लगता है। ओफो पगली, अपनी शादी वाले दिन भी कोई भला ऐसी बातें करता है। एक शादी और एक जन्मदिन, दोनों ही चीजों से तुझे पता नहीं इतना ज्यादा डर लगता है कि बड़े बड़े डर भी तेरे इन दो डर के आगे फेल हैं। अब तुझे तो पता ही है कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था, तो डर तो लगना लाजमी है। हाँ, लेकिन डर से बाहर निकलना भी हमारे हाथ में ही है प्रीति। कब तक आखिर इन सब दर्द, तकलीफों और डर को अपने सीने में दबाए रखेगी? चल अब इन सब चीजों के बारे में भूल जा और अपनी जिंदगी के नए पहलू में खुशी खुशी कदम रख। थोड़ी देर बाद पूरे रस्मों रिवाजों के साथ प्रीति रोहन के साथ 7 फेरे लेती है, जिसके बाद उसकी विदाई होकर वो अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। प्रीति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। पूरे समय प्रीति सिर्फ नीचे जमीन को ही देख रही थी। अरे शांति, तूने अपनी छोटी बहू को इतना क्या डरा रखा है जो वो जब से आई है नजरें ऊपर ही नहीं कर रही? अरे मैं क्यों भला अपनी बहू को डराने लगी? डरे मेरे दुश्मन, मेरी बहू तो अभी शायद शर्मा रही है इसीलिए। इस तरह सभी हंसी ठिठोली करते हैं। उसके बाद प्रीति और रोहन दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रीति नहा धोकर कपड़े बदलकर कमरे में आती है। वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, जिसे देख रोहन, आप घबराइए मत, आराम से सो जाइए। अब से ये घर और ये कमरा आपका उतना ही है जितना मेरा है। जी ठीक है। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रीति की पहली रसोई थी, लेकिन बहुत ज्यादा थकने की वजह से प्रीति की जल्द आंख नहीं खुलती। जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि घड़ी में 8 बज रहे थे। ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। सामने सोफे पर बैठकर रोहन कॉफी पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। अरे आप इतने अफरा तफरी में तैयार क्यों हो रही हैं? वो मुझे उठने में देर हो गई इसीलिए। कोई देर नहीं हुई है, आज हम सब ने ही ऑफिस की छुट्टी ली है, क्योंकि कल शादी की थकान में सब थक गए होंगे ना, तो सब आराम से उठेंगे। ये बात सुनकर प्रीति के दिल को थोड़ी राहत मिलती है और वो नीचे जाती है तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उठ गई बेटा? इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और आराम कर लेती। तुम शादी में बहुत थक गई होगी। जी नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। तो भाभी, पहली रसोई में क्या बनाकर खिलाएंगी आप? भाभी क्यों बनाएगी, बल्कि तुम्हें कुछ बनाकर अपनी भाभी को खिलाना चाहिए। उसका इस घर में पहला दिन है और आते ही काम करवाओगी। नहीं मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है। तुम तो प्रीति बस नेक के लिए मीठे में सबके लिए हलवा बना दो। खाने की चिंता मत करो, मैं और रिया मिलकर कर लेंगे। उसके बाद प्रीति रिया के साथ रसोई में जाती है, जहाँ पर चूल्हे पर फूल डालकर उसे अच्छे से सजाया था। रिया प्रीति को सारा सामान निकाल कर देती है और उसके बाद प्रीति सबके लिए आटे का हलवा बनाती है। वो एक कढ़ाई में अच्छा घी डालकर उसमें आटे को भून लेती है और धीरे धीरे उसमें पानी डालकर चीनी डाल देती है और उसमें घुमाती रहती है ताकि उसमें गांठ ना बने। भाभी, हलवे की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। प्रीति के हलवा बनने के बाद सभी मुंह मीठा करते हैं। सबको हलवा बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद शांति प्रीति को शगुन देती है। नहीं मम्मी जी, बेटा इन सब चीजों को भी भला कभी मना करते हैं? रख लो। हाँ चाची, रख लो, कभी भी गिफ्ट को मना नहीं करते। पिंकी की बात पर सब हंसते हैं। उसके बाद सीमा और रिया सबके लिए नाश्ता बना रहे थे। प्रीति भी रसोई में उनकी मदद करवाने जा रही थी, लेकिन तभी शांति उसे रोककर अपने पास बैठा लेती है। नहीं बेटा, तुम्हें रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, दोनों सब संभाल लेंगी। एक दिन तो रेस्ट बनता है। शांति टीवी चलाती है, जिसमें एक नाटक आ रहा था। उसमें एक लड़की का बर्थडे था। वाह मम्मी पापा, यही तो मेरे बर्थडे का सबसे अच्छा सरप्राइज था। हमने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे पति का आइडिया था। ये सब देखकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को रोने से बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन उसकी आंख में एक आंसू गिर जाता है, जिसे देखकर शांति परेशान होकर, क्या बात है बेटा, तुम रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? क्या हमसे कोई गलती हो गई या तुम्हें घर की याद आ रही है? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, बस इसीलिए आंख में पानी आ रहा था। सब खाना खाने लगते हैं। तो बताइए भाभी, आपको हमारे हाथ का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है। सब खाना खा लेते हैं। उसके बाद प्रीति थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। मम्मी जी, देवरानी जी तो बड़ी गुमसुम रहती हैं। हाँ, और तू जिस दिन आई थी उसी दिन चप्पड़ चप्पड़ करने लगी थी। तो और क्या करूं मम्मी जी, मुझसे तो चुप रहा ही नहीं जाता। बल्कि मुझे तो देवरानी जी को इतना चुपचाप देखकर अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो आज उसका पहला दिन है, लगता है बेचारी शर्मा रही है। कुछ दिन तेरे साथ रहेगी तो अपने आप तेरी भाषा सीख जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने कमरे में। यहाँ सब लोग शायद बहुत ज्यादा अच्छे हैं, या कुछ और भी हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सबके साथ कैसे रहा जाए। प्रीति के ससुराल में सभी उसके साथ बहुत अच्छे से रहते थे। इसी तरह दिन गुजरते हैं।
लेकिन प्रीति किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन सीमा जब प्रीति के साथ छत पर कपड़े धो रही थी। तुम्हें पता है, इन्हें लगा था कि मैं लड़की की भाभी हूँ। शुरुआत में उन्होंने मुझे भाभी कहा, लेकिन बाद में पता चला मैं वही लड़की हूँ जिन्हें ये देखने आए हैं। सच में इनका चेहरा देखने लायक था। सीमा की बात सुनकर प्रीति मुस्कुराने लगती है। फाइनली मेरी देवरानी जी मुस्कुराना भी जानती है, वरना मैं तो समझी थी तुम कोई एलियन हो और दूसरे ग्रह से आई हो जिसे सब कुछ सिखाना होगा। नहीं दीदी, कभी 2 अक्षर के भी आगे बढ़ो। दोनों बातें करते हुए कपड़े धोकर छत पर सुखा रहे थे। सीमा अक्सर प्रीति को चटपटे चुटकुले और बहुत से किस्से सुनाया करती थी, जिसे सुनकर प्रीति अक्सर हंसा करती थी और उसे बहुत अच्छा लगता था। छत का काम खत्म होने के बाद दोनों नीचे आ जाती हैं। तब प्रीति के फोन पर नेहा का कॉल आता है। और बता प्रीति, सब कैसा है तेरे ससुराल में? वहाँ जाने के बाद तू तो मुझे भूल ही गई। मैं तुझे भला कैसे भूल सकती हूँ? थोड़ी देर बात करने के बाद, अच्छा सुन, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। हाँ बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे याद है। मैं कह रही थी कि मैं इस बार अपना जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे जन्मदिन पर आओगी? बहुत सालों से तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आई। इस बार प्लीज मना मत करना। ये बात सुनकर फिर से प्रीति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पर तुम अच्छे से जानती हो ना कि इतने सालों में मैंने ना तो खुद का जन्मदिन मनाया है और ना ही मैं किसी और के जन्मदिन में गई हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अब तो बात अलग है ना। तुम्हारी मौसी के चलते पहले मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन अब शादी के बाद तो बात अलग है। अब तो तुम आ सकती हो ना। तुम अच्छे से जानती हो कि ये सिर्फ मौसी को लेकर नहीं है। प्रीति नेहा का कॉल कट कर देती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी कमरे में रोहन कुछ फ्लावर्स और चॉकलेट लेकर आता है। रोहन ने पीछे चॉकलेट और फ्लावर छिपा रखा था। हमारी पत्नी क्या कर रही है? जी कुछ नहीं। प्रीति को फ्लावर्स और चॉकलेट देते हुए, हम आपके लिए लाए हैं। फ्लावर चॉकलेट देकर प्रीति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। शुक्रिया। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। हमारी पत्नी को लगता है कम बोलना कुछ ज्यादा ही पसंद है। इस तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन प्रीति रसोई में कुछ काम कर रही थी, तभी गलती से उससे एक कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर प्रीति घबरा जाती है। अब क्या करूं? मुझसे गलती हो गई। हे भगवान, क्या करूं? आवाज सुनकर शांति और सीमा रसोई में दौड़ते आते हैं, जिन्हें देखकर, प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ है। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बेटा तुम शांत हो जाओ। गिलास टूट गया, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ कि तुम ठीक हो या नहीं। हाँ प्रीति, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं लगी ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब सीमा बाहर से झाड़ू लेकर आती है और सारे कांच को इकट्ठा करके उसे डस्टबिन में डाल देती है। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम हमेशा इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। प्रीति को नर्वस देखकर शांति बात पलटते हुए कहती है, अब तुम दोनों ये सब बातें छोड़ो और बाजार जाओ। अगले हफ्ते पिंकी का बर्थडे है। अगर उसे उसकी पसंद का सरप्राइज नहीं मिला तो पता है ना, गुस्सा हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, उस महारानी के तुम बहुत नखरे हैं। चलो प्रीति, हम बाजार चलते हैं। उसके बाद सीमा और प्रीति दोनों बाजार जाती हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए दोनों घर को डेकोरेट करने का कुछ सामान खरीदती हैं। देखो प्रीति, ये क्राउन अच्छा लगेगा ना? इस बार सब कुछ हमें पिंक कलर में ही खरीदना होगा। उसकी डिमांड है कि थीम पिंक कलर की होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से नए नए आइडियाज लेकर आती है। बच्चों का दिमाग तो ऐसा ही होता है दीदी। उनकी इतनी अलग इमेजिनेशन होती है कि हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। पहले दोनों सारा डेकोरेशन का सामान खरीद लेती हैं। उसके बाद दोनों कपड़े खरीदने जाती हैं। देखो, हम दोनों सेम पिंक कलर की साड़ी खरीद लेते हैं। हर किसी को पिंक कलर पहनना है। तो बताओ तुम्हें कौन से पिंक कलर की साड़ी पसंद आ रही है? दीदी, जो आपको पसंद है हम वही ले लेते हैं। प्रीति, कभी तो तुम अपनी भी पसंद बताया करो। उसके बाद दोनों साड़ी खरीदती हैं और घर आ जाती हैं। शाम को जब सभी साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, आप लोग मेरे बर्थडे की अच्छे से तैयारी करना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम अच्छे से तैयारी करेंगे। चाची, मेरे बर्थडे पर हम सब डांस करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल। लेकिन आपका बर्थडे कब आता है? मेरे बर्थडे के बाद हम सब आपका बर्थडे भी मनाएंगे। मैं आपके बर्थडे पर आपको खुद तैयार करूंगी, आपका मेकअप करूंगी। अपने बर्थडे का नाम सुनकर तो प्रीति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन बेटा, मेरा बर्थडे तो जा चुका है। अब मेरा बर्थडे 1 साल बाद आएगा। ये बात वहीं बैठा रोहन भी सुन लेता है। आखिर प्रीति ने ऐसा झूठ क्यों बोला? उसका बर्थडे तो अगले महीने ही है। हर कोई पिंकी के बर्थडे की प्लानिंग कर रहा था। प्रीति ने आज से पहले कभी किसी बर्थडे की तैयारी नहीं की थी और बर्थडे के नाम से तो उसे बेहद डर लगता था। लेकिन वो किसी का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए भारी मन से ही सही, लेकिन वो सब कर रही थी। रात को सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाते हैं। प्रीति, मैंने तुम्हारे आधार कार्ड पर देखा था कि तुम्हारा बर्थडे तो अगले महीने है।
हाँ मैं वो बस। प्रीति को घबराता हुआ देखकर रोहन बात बदल देता है। तो जब हम तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करेंगे तो बताओ तुम्हें किस तरह की थीम पसंद है, या फिर तुम अपने बर्थडे पर क्या करना चाहोगी? देखिए रोहन जी, मुझे मेरा बर्थडे नहीं मनाना है, ना तो पहले मैंने कभी मनाया है और ना ही मुझे अब मनाना है, तो आपको इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर प्रीति सो जाती है। आखिर ऐसा क्या कि मेरी पत्नी को अपना बर्थडे ही नहीं मनाना? अगले दिन रोहन ये बात अपनी भाभी और रिया को बताता है। क्या सच में प्रीति ने ऐसा कहा? मुझे पक्का लग रहा है कि कुछ तो बात है। हाँ, वरना अपने बर्थडे के लिए तो हर कोई एक्साइटेड होता है। दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगेगा, जब तक इसका कोई खास रीजन ना हो। यानी आप दोनों को भी ऐसा लगता है? अरे हाँ बिल्कुल, इसमें लगने जैसा क्या है, सब कुछ आंखों के सामने बिल्कुल साफ है। हे भगवान, तुम सब कितना सोचते हो। अगर प्रीति ने किसी वजह से मना किया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो पता है प्रीति बहू हर चीज में कितना शर्माती है। अभी उसकी शादी को 1 महीना ही हुआ है, हो सकता है कि बेचारी बताने में शर्मा रही हो। भला कोई किसी से ऐसे डायरेक्ट थोड़ी पूछता है, डायरेक्ट पूछने पर वो खुद थोड़ी बताएगी कि उसके बर्थडे पर ऐसा करना है। बर्थडे के लिए तो सरप्राइज होना चाहिए। रोहन बाहर आंगन में आकर प्रीति की सहेली नेहा को कॉल करता है। तो नेहा, मुझे बस ये जानना है कि आखिर ऐसे क्या वजह है जिसकी वजह से प्रीति की आंखों में आंसू आ गए? नहीं जीजू, कोई खास बात नहीं है। हो सकता है कि प्रीति इमोशनल हो गई हो। बाकी जो भी बात है मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आप इस बारे में डायरेक्ट प्रीति से बात कीजिए। नेहा से बात करने के बाद रोहन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अगले दिन पिंकी का बर्थडे होता है और हर कोई पार्टी में एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद केक कट किया जाता है। बहुत से मेहमान आते हैं, सब खाना पीना खा रहे थे। जब सब चले जाते हैं तो कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ सब मिलजुल कर ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। बहुत समय बाद गेम खेल रहे हैं, मजा आएगा। सब बोतल घुमाते हैं और प्रीति की तरफ बोतल रुकती है। हमारी देवरानी जी फंस गई। चलो मैं डेयर देती हूँ तुम्हें। प्रीति, तुम्हें देवर जी से अपने प्यार का इजहार करना है। ऐसा डेयर सुनकर प्रीति शर्मा जाती है। देखो तो जरा, भाभी के गाल कैसे टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? अपने पति से ही तो इजहार करना है। सभी चीज की नजाकत समझते हुए, कोई बात नहीं, अपनी पत्नी के लिए डेयर मैं कर देता हूँ। रोहन प्रीति के पास आता है और घुटने पर बैठकर कहता है, माय लवली डार्लिंग, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में बाहर आ गई है, रंगों की बरसात हो गई। तुम ना होती तो न जाने क्या होता। सो मे आई डांस विद यू? उसके बाद प्रीति रोहन के साथ कपल डांस करती है और वहीं दूसरी तरफ सीमा रजत के साथ। मैं किसके साथ डांस करूं? चलो बुआ, हम दोनों डांस करते हैं। इसी तरह सभी एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को इस तरह खुश देखकर कितना अच्छा लगता है। दिन गुजरते हैं। एक दिन प्रीति की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने पर वो घर का काम कर रही थी। प्रीति रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी गुस्से में वहाँ पर सीमा आती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें काम नहीं करना है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। लेकिन दीदी, और कितना काम बाकी है, सब आप अकेले कैसे करेंगी? हम कर लेंगे, लेकिन आज तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। इस तरह सभी प्रीति का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। रात को रोहन सोफे पर बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था। तबीयत खराब होने और दवाई लेने की वजह से प्रीति बेड पर सो रही थी। तभी उसकी आंख खुलती है और वो उठ ही रही थी कि रोहन उसके पास जाता है। क्या बात है? कुछ नहीं, बस पानी चाहिए था। रुको, मैं लाता हूँ। तब रोहन प्रीति को पानी लाकर देता है। रोहन का इतना केयरिंग नेचर देखकर प्रीति को बहुत अच्छा लगता था और वो रोहन के साथ बहुत खुश थी। दिन गुजर रहे थे और प्रीति का बर्थडे नजदीक आ रहा था, इसलिए घर वाले प्लानिंग कर रहे थे। मुझे पता है प्रीति को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए खाने में मीठा जरूर होना चाहिए। और इस बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खास करके भाभी को। तभी पीछे से प्रीति आती है और उनकी बात सुनकर, किस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए? प्रीति को देखकर सब घबरा जाते हैं और बातें घुमाते हुए कहते हैं, यही कुछ एक राज की बात है जो कि रिया से जुड़ी हुई है। क्या कहा? मुझसे जुड़ी? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझसे ही जुड़ी है। अच्छा, लेकिन बात क्या है? क्या कोई सीक्रेट बात है जो मुझे नहीं जाननी चाहिए? अरे नहीं नहीं, रिया एक लड़के को पसंद करती है, बस हम इसी बारे में बात कर रहे थे। क्या कहा? एक लड़का? हाँ बिल्कुल, एक लड़का, बस उसी बारे में बात थी। उसके बाद प्रीति वहाँ से चली जाती है। भाभी, मुझे बलि का बकरा बनाने की क्या जरूरत थी? एक लड़के के साथ मेरा नाम जोड़ दिया, तो मैंने कौन सा झूठ कहा है? क्या कहा? इसका मतलब सच में कोई लड़का है? भाभी का सच छुपाने के चक्कर में मेरा भंडा फोड़ दिया। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। भाभी, लड़का कैसा है? लड़का तो ठीक है ना? उसमें कोई बुरी आदत तो नहीं है ना?
शांत, घर वालों ने एक लड़का पसंद किया है, बस वही रिया को पसंद है, उसी के बारे में आगे बात चल रही है। इस तरह पीछे से प्रीति के बर्थडे के लिए घर पर तैयारी चल रही थी। एक दिन प्रीति पिंकी को होमवर्क करवा रही थी और वहीं सामने सीमा बिस्तर पर बैठकर कपड़े फोल्ड कर रही थी। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ चाची, अब मुझे चॉकलेट चाहिए। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। प्रीति चॉकलेट लेने जाती है और उसके बाद सीमा अलमारी में कपड़े लगा रही थी। तभी प्रीति आकर पिंकी को चॉकलेट देती है। थैंक यू चाची, अब आपके बर्थडे पर भी हम बहुत सारी चॉकलेट खाएंगे। पिंकी की बात सुनकर सीमा घबराती है। नहीं बेटा, मैंने कहा था ना, मेरा बर्थडे तो चला गया। लेकिन चाची, सब तो बर्थडे का सरप्राइज कर। इससे पहले कि पिंकी आगे कुछ बोलती, सीमा उसके मुंह पर हाथ रख देती है। दीदी, आपने पिंकी के मुंह पर हाथ क्यों रख दिया? अरे प्रीति, बाहर से अभी रिया जा रही थी और हम सब रिया के बर्थडे की ही प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पिंकी के मुंह पर हाथ रख दिया। अगर रिया सुन लेती तो सरप्राइज खराब हो जाता। इस तरह सीमा बात संभाल लेती है। अब प्रीति के बर्थडे वाले दिन रिया, तुम्हें आज पूरा दिन प्रीति को बाहर रखना है और जब हम कॉल करेंगे तभी घर लेकर आना है। हाँ, हम सब पीछे से सारी तैयारी करके रखेंगे और आज रोहन भी दोपहर में जल्दी घर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्लान के मुताबिक रिया प्रीति को लेकर घर के बाहर जाती है और पीछे से शांति और सीमा मिलकर घर पर तैयारी कर रही थी। रिया और प्रीति दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। क्या बात है रिया, हमने शॉपिंग भी कर ली है, खाना भी खा लिया है। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ बैठे और तुम बार बार आइसक्रीम पर आइसक्रीम मंगवा रही हो। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं भाभी, देखो तो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मुझे तो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। अगर कुछ काम नहीं है तो घर चलते हैं ना? नहीं भाभी, बस थोड़ी देर और। तभी रिया के पास किसी का कॉल आता है। क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चिंता मत करो, रो मत, मैं भी वहाँ आ रही हूँ। कॉल कट करने के बाद क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? भाभी, मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके पास हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। लेकिन भाभी, आप प्लीज यहीं रहना, कहीं मत जाना। भले ही शीला आंटी के घर चले जाना, लेकिन प्लीज घर मत जाना, मेरे आने के बाद ही जाना। इतना कहकर रिया अफरा तफरी में वहां से चली जाती है और ये सब सुनकर प्रीति को जरा शक होता है। रिया के जाने के बाद प्रीति वहां से सीधा घर आ जाती है। प्रीति घर आकर देखती है कि कुछ डिलीवरी बॉय घर पर जाकर सामान दे रहे थे। वो छिपकर अंदर जाती है और देखती है कि आज तो प्रीति इतना अच्छा सरप्राइज देकर बहुत खुश हो जाएगी। खुश तो होना ही चाहिए, आखिर आज हमने उसके जन्मदिन के लिए इतना सब कुछ जो किया है। ये बात सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बिना देरी किए वहां से भागकर जाने लगती है। भागते हुए वो गली में थोड़ी आगे आ जाती है और एक ऑटो वाले को रोकती है। ऑटो में बैठने के बाद भैया, इस एड्रेस पर चलिए। प्रीति ऑटो में बैठकर वहां से कहीं दूर जाने लगती है। वो ऑटो में बैठकर जा रही थी और बस ऑटो में बैठकर रो रही थी। आप सबको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कभी अपना जन्मदिन नहीं मना सकती। मेरे मना करने के बाद भी मेरे बर्थडे की तैयारी करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कहते हुए प्रीति वहां से कहीं दूर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ शाम तक घर वाले प्रीति का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रीति घर वापस नहीं आती। आखिरकार तुझे प्रीति बहू को अकेला छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं नहीं चाहती थी सरप्राइज खराब हो, तो मैंने भाभी को कहा था शीला आंटी के घर रुकने को। मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो मेरा जाना जरूरी था। आखिर प्रीति चली कहाँ गई? शीला आंटी के घर पर भी नहीं है, रेस्टोरेंट में भी नहीं है, जिसे जिसे हम जानते थे सब जगह फोन कर लिया, वहां पर भी नहीं है। सब बहुत परेशान थे और आखिर में रोहन परेशान होकर नेहा को कॉल करता है। देखो नेहा, प्लीज मेरी मदद करो, प्रीति का कुछ पता नहीं चल रहा, वो फोन भी नहीं उठा रही और अंधेरा भी हो रहा है। आखिर वो कहाँ हो सकती है? और मैं जानता हूँ जन्मदिन से रिलेटेड कुछ तो बात है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे बताना होगा। जीजू, प्रीति जरूर अपने घर होगी, जहाँ पर वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। जन्मदिन वाले दिन ही उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वो इस बात का जिम्मेदार खुद को ठहराती है, इसीलिए कभी जन्मदिन नहीं मनाती। सब कुछ जानने के बाद रोहन बिना कुछ देरी के सभी घर वालों को बताता है और प्रीति को लेने वहां से चला जाता है। बाइक से काफी दूर ट्रेवल करने के बाद आखिरकार वो एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि प्रीति अपनी माँ की तस्वीर को लेकर रो रही थी। रोहन को वहां देखकर प्रीति हैरान होती है। रोहन भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। तुमने भी मुझे डरा दिया था, पता है मैं कितना डर गया था, तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हारी माँ है? प्रीति हाँ में सिर हिलाती है। तुम्हें आज अपने आंसू छिपाने की जरूरत नहीं है, सारा गम दिल से बाहर निकाल दो, तुम मुझे बता सकती हो जो भी बात है। ये दर्द प्रीति ने इतने सालों से अपने मन में छुपाया है, आखिर आज वो बताती है। मैं छोटी थी, मेरा जन्मदिन आने वाला था, मैं बहुत एक्साइटेड थी,
मम्मी को बोला कि मुझे जन्मदिन मनाना है। मुझे नहीं पता मम्मी, हर कोई जन्मदिन मनाता है, मुझे भी जन्मदिन मनाना है। लेकिन बेटा तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा को ये सब पसंद नहीं है। पापा के आने से पहले केक काट लेंगे ना मम्मी, प्लीज मुझे भी केक काटना है, सब बच्चे केक काटते हैं। सुनीता आखिरकार अपनी बच्चे की जिद पूरी करने के लिए रात को उसके लिए केक लाती है। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, आपने मेरे लिए केक लाया। दोनों केक कट कर रहे थे कि तभी प्रीति के पिता आग बबूला होकर वहां आते हैं और गुस्से में सुनीता को मारना शुरू कर देते हैं। कितनी बारी कहा है कि ये सब ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। किसने कहा था घर में केक लाने के लिए? एक तो मुझे संतान के नाम पर लड़की का बोझ दे दिया, ऊपर से मेरे कानून के खिलाफ जा रही हो। महेंद्र सुनीता को मारता है और ये सब देखकर पिंकी बहुत डर जाती है। पापा मम्मी को मत मारो, मैंने मम्मी को कहा था मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मम्मी को छोड़ दो। लेकिन महेंद्र के ऊपर तो गुस्सा सवार था। गुस्से में वो सुनीता के बाल पकड़ता है और उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद सुनीता का सिर टकरा जाता है और उसके सिर से खून बहता है। उस दिन मेरी वजह से मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, पापा को जेल हो गई। पापा ने तो मुझे और मम्मी को कभी अपनाया ही नहीं था। मेरी मम्मी को पापा शुरू से ही धोखा दे रहे थे, इसलिए मुझे खुद से नफरत हो गई थी कि मेरी जिद की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। काश मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता, आज मेरी मम्मी मेरे साथ होती। ये सब देखकर रोहन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। प्रीति रोहन के कंधों पर सिर रखकर बहुत रो रही थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बच्ची थी, तुमने अपनी माँ से अपने दिल की बात कही थी। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी, उन्होंने तुम्हारे लिए सब किया, इसलिए तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी ऐसी हालत देखेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इन सब का दोषी खुद को मान रही हो। जब प्रीति शांत होती है तब घर के बाकी सदस्य अंदर आते हैं। उन्होंने सब सुन लिया था। बेटा तुम्हें खुद को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हादसा तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे पहले बच्चे का मिसकैरेज हो गया था, सिर्फ इसीलिए कि मैंने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया। मैंने भी कई दिनों तक खुद को दोषी ठहराया, लेकिन कहते हैं ना जो लिखा होता है वही होता है। हम हर चीज के लिए खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ भाभी, जो होता है कारणवश होता है। मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ, इसमें उसने कुछ जानबूझकर नहीं किया, सब गलती से हुआ। किस्मत में जो लिखा होता है वही होना होता है। अब आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। सभी के समझाने के बाद प्रीति समझ जाती है और घर आने के बाद वो केक कट करती है। बाकी और कुछ नहीं किया जाता। प्रीति उदास थी और सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद रोहन कमरे में तैयार हो रहा था। थैंक यू सो मच, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। मैं पहले हमेशा डरी सहमी रहती थी क्योंकि मुझे शादी पर विश्वास नहीं था। मेरे पापा ने मम्मी को धोखा दिया तो मुझे लगा शादी ऐसे ही होती है। बचपन में ही एक ट्रॉमा जो देख लिया था। दूसरा, मैं अपनी मौसी के घर में रहती थी, उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर मुझे अपने साथ रखा। मैं उनकी हमेशा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक समय पर अपने बच्चों और दूसरे बच्चों में भेदभाव और थोड़ा सा रूखापन आ ही जाता है। इसीलिए मैं वहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और हमेशा हर छोटी गलती पर डर जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर अब से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास बहुत सी बातें हैं आपको बताने के लिए। इस तरह ससुराल वालों का बेहद प्यार मिलने के बाद प्रीति काफी बदल जाती है और वो अब बहुत बातें करने लगी थी, जिसे रोहन अक्सर खुशी खुशी सुनता था।